तो अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंजू को जीवन पर शक हो गया था, इसलिए वो जीवन के नंबर पर कॉल करती है तो कॉल जीवन को ही लगता है, पर पहली बार में तो वो कट कर देती है, लेकिन मिंजू बार बार कॉल करती है तो वो कट नहीं कर पाती और फिर उसे बताना पड़ता है कि हाँ मैं ही जीवन हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तो अब जीवन उसे अपनी सारी कंडीशन के बारे में बता देती है कि जीवन और जीवन दोनों मैं ही हूँ, मैं लड़के से लड़की और फिर वापस से लड़का बन जाती हूँ, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यकीन कैसे करूँ। वो हंसने लग जाती है, लेकिन फिर इतनी सारी बातों को जो कनेक्ट हो रही थी उससे उसे यकीन करना ही पड़ता है। तब उसे कहती है कि ये सब युंजे को भी पता था। वो कहती है हाँ, तो मिंजू हंसने लग जाती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि वो और युंजे मिलकर इतने टाइम तक उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। उसे इस तरह बेवकूफ़ बनाते हुए उन्हें मजा आ रहा होगा ना, उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था, इसलिए जाने लगती है। तो जीवन उसे रोक लेती है, कहती है कि मुझे उस बात के लिए बुरा लग रहा है, मैं जानती हूँ कि तुमने जीवन को कैसे ट्रीट किया था, वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त था। लेकिन वो गुस्से में उसे हाथ छुड़ाकर चली जाती है। वहीं युंजे को देखते हैं रास्ते में जाते हुए उसे एक पेस्ट्री शॉप दिखती है, तो उसे जीवन के लिए खरीद लेता है कि उसे पसंद आएगी। फिर उसके घर जाता है तो बहुत खुश होती है, उसे वो देखकर जाने लगता है, लेकिन जीवन उसे रोक देती है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, और उसे बताती है कि हेजी आज लेट आएगी। ये सुनकर वो खुश होता है कि पहले क्यों नहीं बताया, और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। तब जीवन मिंजू को बता देती है कि मिंजू को मेरे बारे में सब पता चल गया है कि मैं ही जीवन हूँ। वो चौंक जाता है कि उसे कैसे पता चला, तो वो कहती है कि बस उसे पता चल गया। तो अब जीवन को बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए प्रे करने लगती है कि बस मैं अब से बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे अब जीवन की तरह ही रहने देना। वो बहुत ही परेशान हो रही थी, तो युंजे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस चुपचाप से ही पेस्ट्री खाओ। फिर बाद में जीवन उससे पूछती है कि तुमने यूनिवर्सिटी जाने के लिए फॉर्म सबमिट कर लिया। वो कहता है हाँ, उसका काम हो गया है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ यहीं रुकना चाहता था, पर तुम्हारी विश है तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। अब जीवन को नींद आ रही थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो युंजे कहता है कि मैं चलता हूँ, तुम सो जाना, लेकिन उसका तो उसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम घर जाओ, तो कहता है ठीक है, जब तक तुम्हें नींद नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे पास। पर उसे सुलाते सुलाते वो भी वहीं पर सो जाता है। बाद में जब हेजी घर आती है तो काफ़ी लेट हो गया था, तब वो अंदर जाती है तो बाहर युंजे के शूज़ देखती है, और अंदर आती ही उसे जीवन के पैर भी दिख रहे थे और कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वो कुछ और ही समझने लग जाती है, इसलिए चुपचाप वहाँ से मुड़कर बाहर चली जाती है कि इतने में युंजे की नींद भी खुल जाती है। तब वो जब जीवन के पैर देखता है तो बेचारा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आदमी के पैर बन गए थे, और जब उसका फेस देखता है तो वो वापस से जीवन बन गया था। बेचारा चैन से 2 पल भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिता नहीं पाया। सोचता है कि थोड़ी देर पहले तक तो इतना प्रे कर रही थी और अब इसके साथ ये हो गया। वो उसके सामने ही लड़का बन गई। तब तक जीवन भी उठ जाता है और अपने आप को इस तरह देखकर तो वो भी चौंक जाता है। युंजे से कहता है कि ये सपना है या सच। उसे बुरा लग रहा था कि वो वापस से लड़का क्यों बन गया। युंजे भी कहने लगता है कि काश ये सपना होता। फिर अगले दिन मिंजू को देखते हैं वो पागल ही हो रही थी, इसलिए थेरेपिस्ट के पास जाती है। उसे बताती है कि मेरी एक फ्रेंड रातों रात लड़की से लड़का बन गई, लेकिन अब वो थेरेपिस्ट थी तो उस पर यकीन थोड़ी करेगी। वो कहती है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हो रहा है, ब्रेन फंक्शन टेम्परेरी बिगड़ गया है। तो वो कहती है कि आप ये कहना चाह रही हो कि मैं अभी नॉर्मल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है ना। वो कहती है हाँ, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक लड़की लड़का बन गई हो, वो भी रातों रात, इसलिए तुम्हें थेरेपी लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो तुम ठीक हो जाओगी। तो वो गुस्सा करके चली जाती है कि मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई थी। इसके बाद कॉलेज आती है तो युंजे को बात करने के लिए कहती है। वो भी समझ आता है कि क्या बात करने के लिए कह रही है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मैं थेरेपिस्ट के पास गई थी, लेकिन उसने कहा कि मेरा ब्रेन फंक्शन एबनॉर्मल है। तो क्या तुम ठीक हो? तुम सच में ऐसे किसी को डेट कैसे कर सकते हो जिसका जेंडर चेंज होता रहता है? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? वो कहता है चाहे कुछ भी हो, मुझे ठीक रहना ही पड़ेगा, मुझे जीवन को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं ठीक हूँ। ये सुनकर तो वो गुस्से में जाने लगती है कि मतलब इससे अपनी चिंता नहीं है, उसकी पड़ी है। तो वो उसे रोक लेता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। वो कहती है कोई भी मुझ पर यकीन करेगा ही नहीं, और मैं किसी की कमजोरी का फायदा उठाने वालों में से नहीं हूँ। और वहाँ जीवन मिरर में खुद को देखकर परेशान हो रहा था। उसे देखकर हेजी टेंशन में थी, इसलिए उसने यूरी को बुलाया था। वो आती है तो उसे कहती है कि इसके साथ रहना, इसका ध्यान रखना, और ऑफिस चली जाती है। तब यूरी चिल्लाते हुए अंदर आती है। जीवन से कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे, इस तरह से मुंह लटकाने का क्या मतलब है, अब तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए थी। वो कहता है कि तुम्हें क्या पता, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आदत हो जाए। तो वो कहती है कि मुझे तो इसकी आदत पहले ही हो गई होती, मैं तो इसका फ़ायदा उठाती, मैं उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाती जो मुझे परेशान करती थी और फिर बाद में डिच कर देती, मैं उनसे अपना पूरा बदला लेती। लेकिन उसका मूड तो वैसा का वैसा ही था। तो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है कि तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं रह सकते। उसे ले जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। तो वो उसकी टांगें पकड़कर खींचकर जबरदस्ती से बाहर ले जाती है। फिर उसे रनिंग पर लेकर जाती है, कहती है कि तब तक रन करते रहो जब तक कि तुम्हारी सांस एकदम खत्म ना हो जाए, जब तक कि तुम बिल्कुल मरने वाले ना हो जाओ। मतलब बिल्कुल उसको वैसे ही कर रही थी जैसे कि मैंने अपने उसके साथ किया था। तब वो बहुत तेज भागने लगता है और भागते भागते बहुत आगे निकल जाता है। उस दिन को याद करता है जब वो पहली बार जीवन बना था, और वो सब जब जब उससे लड़का बने देखकर युंजो को बुरा लगा था। अब वो इतना ज्यादा थक जाता है कि वहीं पर लेट जाता है। बाद में यूरी को थैंक्स करता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी सारी यादों को कलेक्ट कर पाया। तब यूरी से कहती है कि क्या तुम लाइफ टाइम ऐसे ही स्विच होते रहोगे? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कब तक होता रहेगा। वो कहती है फिर तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ टाइम तक वो लड़का ही बना रहे, तो ऐसे तो रह नहीं सकता। उससे कहती है कि इस सिचुएशन का यूज करो, इसे एक नए तरीके से देखने की कोशिश करो। तो वो पूछता है कैसे?
तब वो कहती है कि युंजे ही तुम्हारी लाइफ में सब कुछ थोड़ी है। ये अच्छी बात है कि लड़का बनने के बाद वो तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर तुम हमेशा ऐसे लड़का बने रहोगे तो ना तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगा, ना ही तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब कर दोगे। तो फैसला तुम्हें लेना है, तुम जो भी फैसला करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी जीहुन को युंजे की मॉम का मैसेज आता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम बात कर सकते हैं। फिर युंजे को देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करता बल्कि उसे डस्टबिन में फेंक देता है। तो मिंजू उस पर गुस्सा होती है कि तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, जीहुन की वजह से ना। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि क्या तुम अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ दोगे, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या फेंका है। वो कहता है हाँ मुझे पता है, और बहुत ही नॉर्मल होकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो उसे रोक देती है, कहती है कि मैं जेलस नहीं हो रही हूँ और ना ही मैं किसी पर दया कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही सीरियस होकर तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम जियुन और जीहुन दोनों के बारे में एक जैसा फील करते हो, क्या तुम दोनों को एक जैसे प्यार कर सकते हो। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए चुपचाप चला जाता है। और दूसरी तरफ जियुन युंजे की मॉम से मिलने उनके घर जाता है। उनसे कहता है कि मुझे बुरा लगा था कि मैंने अचानक से ट्यूशन छोड़ दी थी। तब इसकी माँ कहती है कि मैंने यूना के रिपोर्ट कार्ड की फोटो भेजी थी, तुमने देखी। उन्होंने उसी के बारे में बात करने के लिए उसे यहाँ बुलाया था। वो कहती है कि उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है, तो क्या तुम उसे 1 महीने के लिए पढ़ा सकते हो। अब वो तो मना करने वाला था, लेकिन वो तो उसका हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, वो पढ़ने में नालायक थी और जीवन की वजह से उसके थोड़े बहुत नंबर आ गए थे। पीछे पीछे युंजे के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन ये पहली बार है जब यूना के नंबर अच्छे आए हैं। बेचारा उन दोनों को देखकर वो मना ही नहीं कर पाता और मान जाता है। फिर जब बाद में जीवन यूना को पढ़ा रहा था तो उसके डैड बाहर से सुन रहे थे कि आखिर वो ऐसे कैसे पढ़ाता है कि वो इतने अच्छे नंबर ला रही है। तो उसकी माँ भी दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है। अंदर यूना उससे युंजे की बात कर रही थी कि तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या। वो कहता है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि फिर जब मेरा भाई यूएस चला जाएगा तो फिर तुम दोनों का क्या होगा। वो कहता भी है कि आराम से बोलो, तुम्हारी माँ सुन लेगी। तब वो कहती है कि अगर मॉम को पता चल गया तो क्या होगा, वो तो सोच भी नहीं सकती कि तुम और युंजे साथ में हो, तो तुम उसके साथ यूएस चले जाओ। वहाँ पर तुम फ्री होकर एक दूसरे से मिल सकते हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हो और कपल की तरह घूम सकते हो। कि तभी उन्हें दरवाजे के बाहर से आवाज आती है। उसके मॉम डैड ने उनकी बातें सुन ली थी। मॉम तो शॉक थे कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, उन्हें तो चक्कर ही आने लग जाते हैं। तो डैड उन्हें रूम में रेस्ट करने के लिए ले जाते हैं कि इतने में युंजे भी घर आता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में सच में ऐसा कुछ है। वो यहाँ पर यूना को इसलिए पढ़ाने आया था, तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला, हमें बेवकूफ़ बनाया। फिर वो समझ आती है कि उस दिन जिस दिन घर की हालत ख़राब कर रखी थी, उस दिन यूना को बाहर भेजकर तुम दोनों यहाँ पर अकेले थे। ये सोचकर तो उनका बीपी हाई हो रहा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस रोने लग जाती है। तब युंजे कहता है कि मैं जीवन को घर छोड़कर आता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो उसे देखकर तो उसकी माँ और पागल होने लग जाती है। तो युंजे फटाफट से उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन जीवन कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं चला जाऊंगा। और उसे माफी मांगता है कि मेरी वजह से ये सब हो गया। उसे रोना आ रहा था, कहता है कि हमने ठीक से नहीं सोचा, सब चीजों को हल्के में ले लिया। और फिर उसे अंदर जाने का बोलकर वहां से चला जाता है। फिर जब घर पहुंचता है तो मिंजू उसे देख लेती है, इसलिए बात करने के लिए बुलाती है। वो पूछता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो वो कहती है कि मुझे भी मन नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी बात थी। फिर बताती है कि युंजे यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है। वो चौंक जाता है कि क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो, उसने कहा था कि वो अप्लाई कर चुका है। तो वो कहती है कि उसने आज ही प्रोफेसर को मना कर दिया है कि वो नहीं जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितने सेल्फिश हो रहे हो, तुम अपने मतलब के लिए कब तक उसका इस्तेमाल करोगे, उसको अपने पास रखोगे। उस यूनिवर्सिटी में जाने का हर कोई सपना देखता है, लेकिन तुम्हारी वजह से युंजे अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुनकर तो उसे बहुत बुरा लगता है, कहता है कि मैं उससे बात करूंगा। तो वो कहते हैं कि कैसे, उसने डेडलाइन पहले ही मिस कर दी है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वजह से उसने सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी मिस की है, उसे जो भी आगे मिलेगा वो सब कुछ मिस कर देगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो ना तो उसे जाने दो, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। और ये कहकर चली आती है। जीवन को बहुत बुरा लग रहा था कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, वो उसके लिए अपना सपना छोड़ रहा है, इसलिए अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाता है। युंजू से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो कहता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो। वो कहता है मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन मॉम अभी भी अपसेट है। वो कहता है कि फिर तुम ठीक कैसे हो गए हो। तो वो कहता है क्योंकि ये मैं हूँ, और स्माइल करने लगता है, मतलब उसकी स्माइल के पीछे कितना कुछ छुपा रहा था। तब जीवन कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। जीवन कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम मेरे सामने चेंज हो गई थी, तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वो कहता है क्यों नहीं जा सकते, मैं ऐसे मर थोड़ी जाऊंगा, तुम मुझे कितना नीचा दिखाओगे। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं ग्लू की तरह तुमसे चिपका हुआ हूँ, मैं तुम्हारा सपना बर्बाद कर रहा हूँ और अब तुम्हारी फैमिली भी। फिर कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, मुझसे ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक रहता है कि तुम फिर से वही बात कर रहे हो। जीवन कहता है कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ और नहीं कर सकता, चाहे तुम मुझे मतलबी कह लो या डरपोक कह लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारे साथ पहले की जितना खुश नहीं हूँ। वो कहता है तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। पर वो उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता है कि अब मैं सच में ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, इसलिए प्लीज ब्रेकअप कर लो। और फिर उसे छोड़कर चला जाता है। इससे युंजे का दिल टूट जाता है, उसे बहुत हर्ट होता है, लेकिन जीवन भी खुश थोड़ी था, वो भी टूट गया था, इसलिए रोने लग जाता है।
फिर यूनजे घर जाता है तो बहुत अपसेट लग रहा था। तब उसके डैड उसके पास आते हैं, उसे साथ में बाहर खाने के लिए चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो वो जाने लगते हैं। लेकिन फिर वापस आकर उसे कहता है कि तुम अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, अगर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो तुम्हें जैसी लाइफ जीनी है तुम जी सकते हो। मतलब इसके डैड उसके सपोर्ट में थे कि जैसा वो चाहता है अपनी लाइफ जी सकता है, लेकिन वो उन्हें कैसे बताया कि वो जो चाहता है वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। फिर अगले दिन हेजी को देखते हैं, वो जीवन को बाहर चलने के लिए कहती है कि हमारे ऑफिस के सामने एक नई शॉप खुली है, तो क्यों ना हम दोनों रात में ड्रिंक करने के लिए वहाँ चले। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो कहती है कि फिर अगर तुम्हारा मूवी देखने का मन है तो मूवी देखने चलते हैं। वो अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि वो यूरी के घर जा रहा था, तो उसे बताया देता है कि मैं कुछ टाइम तक उसके घर पर रहूंगा। वो कहती है ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम करो। और फिर उसे गले लगाकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कुछ भी कहना होगा, कुछ भी जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। और फिर ऑफिस चली आती है। तब यूरी के घर जाने से पहले वो मिंजू से मिलने जाता है। उसे कहता है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं ब्रेकअप कर लूंगा तो तुम उसका ध्यान रखोगी। वो कहती है हाँ, तो कहता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो चौंक जाती है कि सच में तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। वो कहता है हाँ, इसलिए क्या उसकी यूनिवर्सिटी जाने का कोई चांस है। वो कहती है डेडलाइन तो निकल चुकी है, लेकिन मैं देखूंगी कि अगर कुछ हो सके। तब जीवन उसे अपना ध्यान रखने का बोलकर जाने लगता है। तो उसके हाथ में बैग देखकर वो पूछती है कि तुम कहीं जा रहे हो, लेकिन वो कहता है कि अब से मेरे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है और चला जाता है। फिर वो यूरी के घर आ जाता है और लिखने का ट्राई करता है, क्योंकि यूरी ने कहा था कि वो अपने सिचुएशन को एक नए तरीके से देखने की कोशिश कर सकता है। तो वो राइटिंग करने की शुरुआत कर रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। यूरी दरवाजा खोलती है तो मिन्यूक आया हुआ था, वो उसके लिए फ्राइड चिकन लेकर आया था। लेकिन जब जीवन को देखता है तो चौंक जाता है कि तुम यूएस से वापस कब आए, मुझे बहुत बुरा लगा था कि तुम अचानक से गायब हो गए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूरी एकदम से कहती है कि कुछ ऐसा हो गया था कि हम दोनों ने साथ में रहने का डिसाइड किया। वो चौंक जाता है, कहता है कि क्या मतलब तुम दोनों साथ में यहाँ पर, वो भी अकेले। तो जीवन कहता है कि हाँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा। वो कहता है कि यहाँ से अच्छा है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा था। तो मिन्यू कहता है कि माना तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम लड़का लड़की एक साथ यहाँ पर नहीं रह सकते। फिर उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन यूरी उसका हाथ हटाकर सामने खड़ी हो जाती है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। दूसरी तरफ योंगसू को देखते हैं, हेजी ने उसे एक पार्सल भेजा था, खाने पीने का सामान, कुछ कैंडीज वगैरह। तो वो उसे फोन करके कहता है कि ये सब क्या है, तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मैं तो बस अपने फ्रेंड को एग्जाम से पहले चेयर करना चाह रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही होगी, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कह देती है कि तुमने मुझे मेरी फीलिंग्स बताने के लिए मना किया है, लेकिन इन सब के लिए तो मना नहीं किया है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट नहीं भेज सकती, तो अगली बार मैं तुम्हें कुछ और अच्छा सा भेजूंगी। और बाय करके फोन काट देती है। तो उसमें योंगसू को उसकी और हेजी की स्कूल टाइम की एक फनी फोटो दिखती है। वो सरप्राइज होता है कि उसके पास ये अभी भी है, और फोटो के पीछे लिखा था कि हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। ये पढ़कर वो स्माइल करने लग जाता है। अगले दिन यंजे कॉलेज आता है, पर अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान था। तब वो एक कपल को देखता है, तो उनमें उससे वो और जीवन दिखाई देने लगती है कि अगर वो दोनों साथ में होते तो कितना खुश होते। ये सोचकर वो अपसेट होने लग जाता है। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं कर रहा था। तब मिंजू उसके पास आती है, कहती है कि तुमने क्लास क्यों मिस कर दी और फोन भी नहीं उठा रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरी क्लास है। मतलब वो मिंजू को दिखाना नहीं चाह रहा था कि वो परेशान है, पर वो तो जानती थी। कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए तुम अपसेट हो। वो चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे पता चला, पर वो बताती नहीं है। बस ये कहती है कि अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना होगा, मैंने प्रोफेसर से बात कर ली है, तुम फिर से अप्लाई कर सकते हो। वो चौंक जाता है कि क्या मतलब, ऐसे कैसे। तो वो कहते हैं कि शायद प्रोफेसर चाहते हैं कि तुम भी वहाँ जाओ, इसलिए वो मेरी बात मान गए हैं, और तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। तो डिसीजन अब तुम्हारा है, इसलिए अच्छे से सोच समझ के फैसला लेना। इसके बाद युंजे कैफे जाता है, तो वहाँ भी सोच में डूबा हुआ था। तभी मिन्यूक उसके पास आता है, उसे बताता है कि तुम्हें पता है जीन यूएस से वापस आ गया है। वो पूछता है तुमने उसे देखा। वो कहता है हाँ, वो यूरी के साथ रह रहा है, वो कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड्स है, पर मुझे पता चला कि वो किसी तरह के कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहा है। यूरी ने बताया कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। ये सुनकर तो युंजे को रिलैक्स फील होता है कि चलो वो कम से कम मेरी तरह तो नहीं है, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहा है। फिर घर आकर वो जीन को कॉल करने की सोच रहा था, लेकिन कॉल नहीं करता, क्योंकि उसने उससे कह दिया था कि अब मुझे तुम्हारे साथ पहले जैसा अच्छा नहीं लगता, और वो ब्रेकअप करके चला गया था। तो अब ये किस मुंह से उसे फोन करे। फिर दूसरी तरफ हेमी को देखते हैं, वो जोंगसुक से मिलने जाती है। वो उसे वही प्लांट देने आई थी जो कि उसने उसके घर से लिया था, पर देने से पहले कहती है कि लास्ट टाइम हम दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं पूछ नहीं पाई। तो बताओ कि तुमने मुझे मिलने से मना क्यों कर दिया था। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने पेरेंट्स का एक अच्छा बेटा बन पाया, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं तुम पर डिपेंड हो रहा हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझ पर डिपेंड हो सकते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। तो अगर तुम मेरे सामने रहोगी तो मैं वो कभी नहीं सीख पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, हमेशा तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहूंगा। इसलिए मुझे माफ कर देना कि तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद मैं सेल्फिश बन रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें सेल्फिश होने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छे से अपने दम पर अब ग्रो करना। वहीं अब युंजे ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, इसलिए अगले दिन प्रोफेसर से मिलता है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता है। इससे उसके प्रोफेसर भी खुश थे और यूरी भी बहुत खुश थी। फिर उसे साथ में ड्रिंक के लिए ले जाती है। वो कहता है कि मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। वो चौंक जाती है कि कब और क्यों। तो वो कहता है कि अब मैंने गलतियां करना छोड़ दिया है, लेकिन फिर बस आज के लिए वो ड्रिंक कर लेता है। मिंजू से कहती है कि तुम्हें कुछ भी जरूरत होगी ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी।
बस ऐसे बातें करते करते वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं कि युंजे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोड पर इधर उधर भाग रहा था। मिंजू से खींच रही थी तो वो कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं की है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जीवन को याद करके रोने लग जाता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, और फिर उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है। मिंजू को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो यहीं पर लात मार के चली जाती, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगती है। लेकिन वो तो जिद करता है कि मैं अकेले जा सकता हूँ, और टैक्सी में बैठकर निकल जाता है। पर जब मिंजू अपने घर पहुंचती है तो उसे जीवन के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ देखती है। उसके पास आती है, कहती है कि तुम पागल हो गए हो, पर वो तो वहीं पर नीचे सोने लग जाता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। फिर उसे उठाकर अपने घर ले आती है और सोफे पर लिटाकर उसे कंबल उड़ा देती है। लेकिन फिर उसे देखकर वहीं बैठ जाती है, कहती है कि तुम पागल हो, मैं भी कैसे लड़के को पसंद करती हूँ जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को भूल ही नहीं पा रहा है। फिर उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगती है, पर एकदम से रुक जाती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो सोने चली जाती है। सुबह जब युंजे की आंख खुलती है तो वो चौंक जाता है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। फिर जब मिंजू को देखता है तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है कि तूने ये क्या कर दिया, तू एक नंबर का पागल है। और फिर चुपचाप से अपना बैग लेकर वहां से खिसक कर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर से तो जीवन आ रहा था। वो डर जाता है कि पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पर वो तो उसे देखकर इग्नोर कर देता है और अपने घर जाने लगता है। तब युंजू उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ। वो कहता है कि कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये बोलकर अंदर चला जाता है। बेचारा युंजे तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहता। उसे बहुत हर्ट होता है कि जीवन उसे ऐसे कैसे बोल सकता है। उनके बीच सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? जबकि अंदर वो भी उतना ही परेशान था। भले ही वो बस स्ट्रांग बनने का दिखावा कर रहा था, लेकिन दोनों की सिचुएशन एक जैसी थी। दोनों ही दिखा नहीं रहे थे, लेकिन अंदर से दोनों ही दुखी थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दिन जब जीवन सो गई थी तो उसके बाद युंजे ने भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर आप इसे ऐसे ही लड़की बने रहने दोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब इसका लास्ट एपिसोड रह गया है, तो पता नहीं इसमें अब क्या देखने को मिलेगा। क्या आप लोग भी इसके लिए एक्साइटेड हैं? तो फिर हम जल्दी से मिलते हैं लास्ट एपिसोड में।